देखो, आज जो है ना, मैं आपके सामने और आपके माध्यम से ये बात मेरी देश के किसानों तक पहुँचे। विषय है नेचुरल फार्मिंग का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। और देश का किसान बहुत सारी जो भी क्रॉप बोता है, उस क्रॉप में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चाहे वेजिटेबल की क्रॉप हो, फ्रूट्स की क्रॉप हो, खाद्यान्न की फसल हो। पहली प्रॉब्लम आती उसके सामने कि साहब क्रॉप मेरी ग्रोथ नहीं कर रही है, ब्रांचिंग नहीं हो रही है, टिलर्स नहीं निकल रहे हैं। तो बाज़ार में जब किसी से बात करता है, किसी साइंटिस्ट से, किसी अधिकारी से, एग्रीप्रेन्योर से, तो क्या बोलता है कि ये डाल दो, यूरिया डाल दो, डीएपी डाल दो, या जिंक डाल दो, आयरन डाल दो, कोई और बहुत सारे रसायन बिक रहे हैं वो डाल दो, तो फूल अच्छे आएंगे, टिलर्स ज़्यादा निकलेंगे। वो लालच में फंस जाता है और वो डालता है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद उसके क्रॉप में कोई ना कोई बीमारी का सिम्टम्स दिखाई देता है। पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा सूख रहा है, जड़ में सड़न लग गया है ना, ऐसा कुछ होता है। तो फिर वो जाता है बाज़ार कि साहब ऐसा हो गया, तो उसको कोई कहता है फंजीसाइड डाल दो, तो फंजीसाइड लाता है। कुछ और क्रॉप आगे चलती है तो फिर उसमें जब फली आती हैं, फल बनते हैं, तो कुछ इंसेक्ट दिखाई देते हैं, फिर वो घबरा जाता है। तो फिर कहता है साहब मेरा पत्ता, फसल का पत्ता कीड़ा काट रहा है, वो रूट बोरर लग गया है, सूट बोरर लग गया है, स्टेम बोरर लग गया है, फली छेदक लग गया है। फिर उसके लिए वो भागता है इंसेक्टिसाइड लेने के लिए, ठीक है ना। अब क्या है कि करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का तो फर्टिलाइज़र बिकता है, यूरिया, डीएपी, पोटास, और करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बिकता है पेस्टिसाइड। हमारे देश की जो कृषि की टोटल उपज की वैल्यू है, देश में जितना भी जीन्स उगाया जा रहा है, अगर सब का सब किसान बेच दे तो उसकी वैल्यू होती है 22 लाख करोड़। कितनी? 22 लाख करोड़ उसकी वैल्यू होती है, और 11.5 लाख का तो केमिकल डाल चुका होता है। यानी कि किसान ने जो पैदा किया उसमें 55% हिस्सा तो केमिकल का चला गया। अभी जुताई, पानी, सीड, लेबर का तो जोड़ा ही नहीं बेचारे थे। लास्ट में क्या हुआ कि जब वो फाइनली प्रोडक्ट बेच आया बाजार में, तो जब हिसाब लगाया तो उसको साल भर की मेहनत के पास 30,000, 35,000, 40,000, 15,000 बचे। जो जैसा किसान है, बहुत बड़ा किसान है तो उसको चलो 2 लाख बच गए। अब उसके भी बाल बच्चे हैं, उसको, वो भी इसी समाज में रहता है, उसकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ये चाहिए, परिवार के लिए ज़रूरत है, शादी है, ब्याह है, व्यवहार है, उसका खर्चा नहीं चलता। इसलिए एक वो तबका है किसान का वर्ग जो कष्ट में है, पीड़ा में है। अब उसके पास निवेश खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो सिस्टम कहता है कि फाइनेंस करा लो, केसीसी बनवा लो, फ्री बना रहे हैं आप। तो बेचारा लाख, 2 लाख, 3 लाख का केसीसी बना करके वहाँ से पैसा निकालता है, फिर खेती में फंसाता है। ये है क्या कि बाजार रन करते रहना चाहिए, बाजार की रौनक बनी रहे, किसान मरता हो तो मर जाए, ज़मीन मरती हो तो मर जाए। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब मैंने केमिकल फार्मिंग किया तो भोजन में, पानी में, मतलब उसके रेजिड्यू आए। तो जैसे आज की तारीख में कहते हैं कि भाई पानी में हैवी मेटल्स हैं, भोजन में इंसेक्टिसाइड के रेजिड्यू हैं, वो खाने लायक नहीं है। एग्जैक्टली क्या आज कोई चीज़ खाने लायक है? लेकिन मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा, खाने लायक हो या ना हो, खाना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब हम ये जो 7 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड डाले थे, ये कहाँ गया? हवा में गया, पानी में गया, भोजन में गया। तो ड्रिंकिंग वाटर के माध्यम से भी मेरे पास आ रहा है, भोजन के माध्यम से भी मेरे पास आ रहा है। तो 4-5 चीज़ें हैं। नंबर 1, किसान की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ गई बेचारे की।
दूसरा, सॉइल की प्रॉपर्टीज वीक हो गई, वाटर लेवल नीचे चला गया, मनुष्य बीमार हो गया। तो खेती क्या इसलिए की जाती है क्या कि सारा इंसान मर जाए, बीमार हो करके, कैंसर हो जाए, शुगर हो जाए, बीपी का मरीज हो जाए? तो ये तो मतलब नहीं हुआ खेती का। खेती तो एक पवित्र विषय था जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव से किया जाता था। तो अब इधर चल रहा है कि भाई किसानों को वहाँ से ला करके यहाँ शिफ्ट करो नेचुरल फार्मिंग में। तो जब नेचुरल फार्मिंग की बात आई तो फिर जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, सुनना, जिन लोगों ने केमिकल फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए इंडस्ट्री बनाई थी बड़ी बड़ी, अब उनको दर्द हो रहा है कि अगर देश का किसान नेचुरल फार्मिंग की ओर शिफ्ट हो गया तो मेरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री का क्या होगा। तो उन्होंने कुछ लोगों को सोशल मीडिया में रेडी किया कि मैं तुमको ये पैसा दे रहा हूँ, तुम किसानों को नेचुरल फार्मिंग के नाम पर ये सिखाओ, गुड्डे गुड़िया का खेल सिखाओ कि फिटकरी डालने से ऐसा हो जाएगा, हींग डालने से ऐसा हो जाएगा, मट्ठा और मट्ठे में तांबे का सिक्का डाल दोगे, फिर स्प्रे मार दोगे तो ऐसा हो जाएगा, गौमूत्र के स्प्रे से ऐसा होगा, गौमूत्र गोबर से जीवामृत बनता है, जाने क्या क्या। तो सिद्धांत क्या है? खेती की थ्योरी है कि हम कोई भी फसल बोएंगे तो कहाँ बोएंगे? जमीन में। यहाँ से शुरू होता है कृषि विज्ञान कि हम जमीन में कोई चीज़ बोएंगे। तो जमीन में जब हम बीज डालेंगे, चाहे वेजिटेबल का डालें, चाहे फ्रूट्स का प्लांट लगाएं, चाहे कोई खाद्यान्न की फसल बोएं, चाहे कोई तिलहन की फसल बोएं, चाहे कोई मेडिसिनल वैल्यू की क्रॉप बोएं, कहाँ बोएंगे? जमीन में। अब ज़मीन की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ज़मीन किसको कहते हैं, ये कोई बताता नहीं है सोशल मीडिया में। मतलब हम अपनी धरती माता को कैसे रिच करें, धरती की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे कैसे वीक हुई हैं, अब मैं क्या करूं, वो चर्चा नहीं होती। और नेचुरल फार्मिंग जैसे सबसे बड़ा नमूना तो ये है कि आज देश में कहता है जीवामृत जीवामृत जीवामृत, गाय का पेशाब ले लो, गाय का गोबर ले लो। अब लॉजिक समझिए, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो। गाय के गोबर में कौन से जीवाणु हैं जो इस ड्रम में आप डेवलप करना चाहते हैं? तो गाय के गोबर में या मनुष्य के मल में या भैंस के गोबर में वो जीवाणु हैं जो पाचन की क्रिया में मदद करने वाले थे। तो जो उसके स्टोमक में थे, जब उसने गाय का गोबर किया किसी भी एनिमल ने, अब उस गोबर की जांच हुई तो उसमें 1 ग्राम में 500 करोड़ बैक्टीरिया आपको मिल गए। बट उनका इस नेचर में कोई रोल है नहीं, क्योंकि अगर गोबर में बैक्टीरिया जो हैं अगर वो बेनिफिशियल होते अब, तो भैंस का, गाय का गोबर अपने आप सड़ जाया करता, वो सड़ता नहीं है। तो माने कि ये किस्सा झूठ है। गौमूत्र का यहाँ कोई रोल नहीं है, यूरिक एसिड है, केवल थोड़ा सा फर्मेंटेशन में रोल प्ले कर सकता है, केवल थोड़ा सा, उसका भी रोल नहीं है। अब कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आओ, तो ये नहीं बताया कि किस बरगद के पेड़ के नीचे। अब एक मंदिर में बरगद का पेड़ है जहाँ महाराज जी रोज झाड़ू लगा देते हैं, वहाँ नमी है नहीं, तो वो बेचारा किसान गया वहाँ से मिट्टी बटोर लाया, अब उसमें कोई माइक्रोब था ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी लोग ऐसा करते चले जा रहे हैं और फिर वो कहते हैं साहब हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट मिलता है साइंस से, रिजल्ट मिलता है दर्शन से। इसका दर्शन क्या है? तो अब देखिए कि मैंने कहा कि फसल बोएंगे मिट्टी में, जमीन में। दरअसल जो मिट्टी है, मिट्टी में 2 पार्ट है। एक पार्ट तो मिट्टी है जो पत्थर को टूट करके बनी है, जिसमें सैंड के, सिल्ट के, क्ले के पार्टिकल्स हैं। और मिट्टी की उर्वरता क्या है? मिट्टी की उर्वरता है उस मिट्टी में पाया जाने वाला ह्यूमस, यानी कार्बनिक पदार्थ, जीवाणु, जीवांश, कार्बन। जैसे ये मेरे हाथ में मिट्टी है,
ये मैंने इसलिए मंगाई है कि ये मिट्टी ह्यूमस युक्त है। इसी मिट्टी से मैं जीवामृत बना सकता हूं। जो मिट्टी ह्यूमस युक्त है उस मिट्टी से हम जीवामृत बना सकते हैं। कारण, इस मिट्टी में जिंदा जीवाणु भी हैं और जीवाणुओं की डेड सेल भी हैं। जो जिंदा जीवाणु है, जब मैंने इस पानी में डाल दिया, इस पानी में मैंने डाल दिया है, तो जो लिविंग टिश्यू थे, लिविंग सेल थी, तो यहां मल्टीप्लाई करने लगेंगी। लेकिन मल्टीप्लाई करते रहने के लिए क्या चाहिए हमको? भोजन चाहिए, शुगर चाहिए। तो माइक्रोब्स का भोजन क्या है? शुगर। माइक्रोब्स हमेशा नैनो पार्टिकल्स को टेक करता है। अब जैसे बताया गया कि इसमें बेसन डाल दो, बेसन का जो पार्टिकल्स है वो माइक्रो पार्टिकल्स है। माइक्रोब्स माइक्रो है, तो बेसन का पार्टिकल कोई माइक्रोब्स कैसे इनटेक कर सकता है? तो सारे के सारे माइक्रोब जो है ना, नैनो फार्म में ही कोई भोजन ले सकते हैं। नैनो फार्म का मतलब है जो चीज पानी में सोल्यूबल हो। तो ये गुड़ सोल्यूबल है या ये चीनी सोल्यूबल है, तो हमें जीवामृत बनाने में क्या करना है? गुड़ या चीनी का इस्तेमाल करना है। अब प्रश्न आता है, जीवामृत बनाना क्यों है, क्या जरूरत है? आज के 60 साल पहले तो ये कोई नहीं था, ये तो नई टेक्नोलॉजी है। ये जीवामृत डालो, जीवामृत डालो। तो जीवामृत क्यों डालें हम? तो यहां पर है क्या कि पिछले 50 सालों से मैंने सॉइल में इंसेक्ट को मारने के लिए, वीड्स को मारने के लिए बहुत खतरनाक बीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड डाले। जैसे दीमक को मारने के लिए पहले लिंडेन डालता था, फिर गामा बीएससी डालता था, फिर क्लोरोपाइरीफास डालता था, आज मैं रीजेंट कोराजिन डाल रहा हूं। तो जब जमीन में मैं कोई इस प्रकार का पेस्टिसाइड डालता हूं तो जमीन में केंचुआ मरता है, दीमक मरता है, गुबरैला मरता है, सब कुछ मरता है। तो ये जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सब मार डाले गए एक्चुअली। कहीं पर बिल्कुल खत्म हो गए, कहीं पर 2-4% बचे हैं, कहीं पर 10-15% बचे हैं। अदरवाइज ये सॉइल पूरी मर गई। मिट्टी को मैं कहता हूँ लिविंग पिंड है। सॉइल क्या है? एक लिविंग पिंड है। अब लिविंग तो रही नहीं क्योंकि मैंने पेस्टिसाइड डाला। तो अब जो जमीन में कार्बन की मात्रा बची है, जैसे 1% कार्बन मिनिमम होना चाहिए था। आज जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो देश में एवरेज कार्बन की मात्रा कितनी बची? 0.3%। लेकिन वो जो कार्बन 0.3% बचा है वो भी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस कार्बन को माइक्रोब्स खाते, फिर माइक्रोब्स मरते तो जीवांश बनता। तो फसलों का भोजन केवल और केवल जीवांश ही है। अदरवाइज अभी कुछ, चूंकि सॉइल में कोई पौष्टिकता नहीं बची, तो मैं यूरिया डाल के क्रॉप को बढ़ा दिया, डीएपी डाल दिया, कुछ लोगों ने पोटाश भी डाल दिया, कुछ लोगों ने जिंक भी डाल दिया। अब साइंस कहती है कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो चलो एयर से मिल जाएंगे, लेकिन अब बचे 14 तो सॉइल से ही मिलेंगे। अब सॉइल में पिछले 50 सालों से मैंने कार्बनिक पदार्थ नहीं डाला और कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले जीवाणुओं को मार दिया। तो सॉइल में अगर कोई कार्बन का पार्ट है भी तो फसलों के उपयोग के लायक नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि सॉइल में जितने प्रकार के जीवाणु होने चाहिए थे वो उनकी मैं पुनर्स्थापना करूं। अब कितने प्रकार के होने चाहिए थे ये भी समझिए। जैसे आज साइंस के लोग जानकार कहते हैं ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास, मतलब 18, 15, 20 की कहानी रट रहे हैं। इनमें से कोई कहता है ये नाइट्रोजन गोलक है, पोटाश गोलक है, ये जिंक गोलक है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। इस सॉइल में 8 लाख स्पीशीज के जीवाणु रहते। अभी तो मैं 12-13 पर पहुंचा। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं केवल राइजोबियम पढ़ा था। आप लोग जब पढ़ के आए तो चलो 16-17 पढ़ लिए। ये 16-17 नहीं है, ये लाखों की संख्या में है। इसलिए
जीवामृत जब बनाएंगे तो जीवामृत का मतलब है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जीवामृत का मतलब है जंगल की मिट्टी से ला करके बनाया गया जीवामृत। क्योंकि जंगल की मिट्टी में वो सारे प्रकार की समस्त स्पीसीज के माइक्रोब्स हैं, वो जंगल से मैं लाया। ये जंगल की मिट्टी है। जंगल की मिट्टी को ड्रम में डाला। अब जैसे कुछ किसान आते हैं यहाँ झांसी तक, जैसे आप 2 लोग आ गए हैं अकोला से झांसी तक लेने, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि किसान देश का यहाँ झांसी आए, चिरगांव आए। मैं कहता हूँ आपके नियरेस्ट 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के आसपास कहीं ना कहीं कोई फॉरेस्ट एरिया ज़रूर होगा। उस फॉरेस्ट एरिया में जाइए और फॉरेस्ट एरिया में वो प्लेस खोजिए जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ खूब इकट्ठा हो। फॉरेस्ट में भी कहीं पर कचरा बह जाता है, कहीं पर रुक जाता है। तो जहाँ पर वन की उपज जो है ना रुक गई है, यानी कि इतनी मोटी लेयर में सड़ा गला मटेरियल पड़ा हुआ है, फल है, तना है, पत्ती है, जहाँ ऐसी सिचुएशन दिख जाए उसी को हटाइए ऊपर से, यानी सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को हटाइए। उसके नीचे जैसे ही नज़र डालेंगे तो आपको भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, खुरपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही मिट्टी आप बटोर लीजिए, उसमें नमी भी होगी क्योंकि मल्च था, तगड़ा मल्च था। वो मिट्टी कभी ड्राई नहीं होगी, उसमें नमी भी होगी। वो मिट्टी 10 किलो लाइए और एक ड्रम में डालिए। जैसे ये 10 किलो मिट्टी मेरे पास रखी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी केवल। 10 किलो मिट्टी मैंने इस ड्रम में डाल दी। तो अब इसमें जो माइक्रोब्स थे वो पानी में चले गए। अब इनको मल्टीप्लाई कराना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब अगर हमने इसमें गुड़ और चीनी नहीं डाला तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मर जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा। तो किसी भी जीव को मल्टीप्लाई कराने के लिए उसकी कुछ खुराक है। तो माइक्रोब्स की खुराक है, 2 ही खुराक हैं इसकी। या तो ज़मीन में जब होगा, जैसे जंगल से मैं मिट्टी लाया तो जंगल में क्या कहा रहा था, इस मिट्टी में जो कार्बन का पार्ट है ना, वो उस कार्बन के पार्ट पर आश्रित था, वो कार्बन खा रहा था। बेसिकली माइक्रोब्स का भोजन कार्बन ही है। अगर हमको तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई ना कराना हो तो बेसिक उसका भोजन कार्बन ही है। लेकिन यहाँ चूँकि मैं जीवामृत को फास्ट गति से संवर्धन करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे चीनी या गुड़ खिलाना पड़ेगा। और कितना खिलाना पड़ेगा? जैसे ये ड्रम है मेरा, 200 लीटर का अगर ड्रम है तो इसमें नपी तुली मात्रा है 28 केजी शुगर चाहिए। कितना? 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी इसको देनी पड़ेगी। अगर 10 किलो मिट्टी रिच है और 28 किलो चीनी इसमें मैंने डाल दी, चीनी डाल दिया या गुड़ डाल दिया और घोल दिया डंडे से, तो ये मानिए कि 30, 35, 40 दिन में ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अगर चीनी डालेंगे अकेले तो इसका कलर पानी से, शरबत जानते हो ना, जब शरबत घर में बनाते हो तो कैसा बनता है? तो उसका कलर ये होगा, चीनी वाला। जब हम इसमें चीनी और आटा डालेंगे, ये जो आपको कलर दिख रहा है थोड़ा वाइट कलर का, इसका क्या, इसमें चीनी और आटा है, इसलिए इसका कलर, ये दोनों जीवामृत हैं। कुछ किसान इसमें गुड़ डालेंगे, तो चूंकि जब हम गुड़ डालेंगे तो गुड़ का कलर कैसा है, ये गुड़ पीला है, कुछ गुड़ बाजार में रेडिश कलर के मिलते हैं। तो अगर लाल कलर का गुड़ डाला है तो इसका कलर कैसा होगा? तो कई बार किसान पूछते हैं, साहब आप जो अपने वीडियो में दिखाते हो वो कलर नहीं बना। हमने कहा क्या डाला था? बोले हमने तो बाबूजी गुड़ डाला था। तो हमने कहा क्यों चिंता करते हो यार, वो कलर माइक्रोब्स का नहीं है, कलर तो भोजन का है, ठीक है ना। तो जब हमने 10 किलो मिट्टी डाली, 200 लीटर पानी भर दिया, 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी डाल दिया, तो अब एग्जैक्ट कोई कहे कि कितने दिन में बनेगा,
तो हमें अब ये पता नहीं है ना कि जंगल की जो मिट्टी लाए थे उसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स कितने थे। 10 की पावर 3 थे, 10 की पावर 4 थे, 10 की पावर 7 थे, नहीं पता ना, हमें कैसे पता। तो इसलिए मैं कहता हूँ मिट्टी कलेक्ट करते समय सबसे ज़्यादा सावधानी जीवामृत बनाने में है कि मैं मिट्टी कहाँ से कलेक्ट करूँ। मिट्टी जितनी ज़्यादा रिच होगी उतना ही जल्दी बन जाएगा। अगर इसमें 10 की पावर 9 या 10 की पावर 7 के आसपास माइक्रोब्स है ना, तो ये 20 दिन में बन जाएगा। तो मैं टाइमलाइन तो नहीं सेट कर सकता हूं कि आपका जीवामृत कितने दिन में बनेगा, मुझे क्या पता कैसी मिट्टी लाए थे। लेकिन चलो, इसके बनने का क्या है कि जब इसमें इस प्रकार का, जैसे आपने गुड़ और आटा डाला, इस प्रकार का कलर आने लगा। अगर केवल आपने चीनी डाली तो कुछ इस प्रकार का कलर आएगा, चूँकि अभी ये डेवलप नहीं है तो इस प्रकार का कलर आएगा, चूँकि अभी वो पूरा डेवलप नहीं है। अगर वो चीनी अकेले होगी ना तो इस प्रकार का कलर आएगा। अब इसमें चीनी और आटा है तो इस प्रकार का कलर आएगा, लेकिन अगर गुड़ घुला है तो कलर चेंज हो जाएगा। कलर पर नहीं जाना, वैसे अब पहचान क्या इसकी, इसमें मैंने हाथ डुबोया और इसको स्मेल दिया, खूब तीक्ष्ण गंध आएगी, तीक्ष्ण गंध आएगी। ऐसे सूंघेंगे तो भी एक गंध आएगी। अब ये जब हाथ डुबोया, इसकी गंध देखी, इस हाथ को साबुन से धुल दीजिए 1 बार 2 बार, फिर भी गंध अगर 50% 40% रह जाए हाथ में तो समझ लीजिए बन गया। अगर गंध इसकी सिंपल पानी से हाथ धुला चली गई तो यानी कि अभी कुछ भी नहीं है। अगर हमने 1 बार साबुन से धुला और फिर भी चली गई तो भी समझ लीजिए कुछ है, लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं है। जिस समय हम इसमें हाथ डालें और 3 बार साबुन से धुलें फिर भी वो बदबू हमारे हाथ में रह जाए तो समझ लीजिए बन गया। ठीक है ना। तो ये जीवामृत बना हम क्यों रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने पिछले कई सालों से ज़मीन में दीमक को, वाइट ग्रब को, निमेटोड्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड डाले, तो सारा जीव मर गया। अब इसलिए सॉइल लिविंग नहीं रह गई, सॉइल डेड हो गई। तो सॉइल अपना पूरा फंक्शन करे, क्योंकि मैंने अंदर बोला मिट्टी शिव है, और शिव अगर मजबूत है तो माँ पार्वती जो फसल आपने बोई है उसको बेहतरीन तरीके से पाल लेगी। लेकिन अभी चूंकि शिव के पास सामर्थ्य नहीं है, धरती के पास सामर्थ्य नहीं है वनस्पति को पालने की, तब आपको जरूरी, तब आप बाजार भगते हो। तो बाजार कोई उपाय तो है नहीं, टेम्परेरी उपाय है। और इसी बाजारवाद ने क्या किया, किसान को कर्ज में डुबो दिया और आम आदमी के रोटी में जहर घोल दिया। दोनों चीजें हुई। जो लोग किसान को यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बेच रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं अगर करोड़पति बन गया, मैंने कमा लिया, तो वो मुगालते में न रहें, उनको और उनके बच्चों को भी कैंसर होगा। और वो जब कैंसर होगा तो वो 5 करोड़ 10 करोड़ से कैंसर ठीक भी नहीं होगा। ये तो लाइलाज बीमारी है ना, इसको कौन ठीक कर पाया? तो मेरा उद्देश्य है किसान कर्ज में ना रहे, किसान की फसल में कोई समस्या ही ना आए, और जब हमारी धरती खूब अच्छी हो जाएगी तो दुनिया में जो भी व्यक्ति कुछ भी खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ठीक है ना। तो करना क्या, देखिए मेरे पास आज आपको 2-3 चीज़ें। एक तो मैंने बता दिया मिट्टी में ह्यूमस, सॉइल में ह्यूमस की मात्रा 1% होनी चाहिए मिनिमम। जैसे जंगल में 2% है एवरेज, जंगल में 2% ह्यूमस है तो क्या है, पानी की जरूरत नहीं है किसी भी वनस्पति को, क्योंकि ह्यूमस इटसेल्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। जितनी जरूरत क्रॉप को है उतना पानी तो ह्यूमस रोक के रखता है। दूसरी साइंस क्या है, जब सॉइल में 8% से नीचे मॉइस्चर डाउन होता है तो इस एटमॉस्फेयर में कभी भी 15% से कम नमी नहीं होती। ओस्मोसिस तो पढ़े हैं ना सब लोग। तो जब सॉइल के कार्बन में,
सॉइल में जो कार्बन का मॉलिक्यूल है उसमें जब मॉइस्चर 8-9% हो गया तो एटमॉस्फेयर की नमी वहाँ शिफ्ट हो जाती है, ओस्मोसिस का नियम। जंगल में यही हो रहा है। अब चूंकि मेरे खेत में कार्बन ही नहीं है तो कैसे क्रिया होगी? तो ह्यूमस बढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं किसी फसल को पानी लगाने की जरूरत नहीं है और ना पलेवा करने की जरूरत है, नंबर 1। दूसरा, अगर ये ह्यूमस रिच है, मतलब कार्बन है और ये जीवाणु है, अगर ये रिच है तो चूंकि कार्बन से जीवांश बनाने की प्रक्रिया ये जीवाणु करेंगे तो किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत नहीं है, यानी किसी प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर सॉइल में ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं तो क्रॉप में जो सॉइल बोर्न डिजीज लगती है, मृदा जनित बीमारियां, तो उनका निगेटिव पैथोजन उसी सॉइल में था। जब वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स वहां प्रचुर मात्रा में हो जाएंगे तो वो निगेटिव पैथोजन को वहीं कंट्रोल कर देंगे और कभी भी सॉइल बोर्न डिजीज नहीं लगेगी, तो फंजीसाइड से बच गए। सॉइल जब हेल्दी हो गई तो जो 5 जुताई 4 जुताई करके बीज बो रहे थे ना, वो एक ही जुताई करके आप बीज बो सकते। सॉइल इतनी सॉफ्ट हो गई, पल्वराइज हो गई, जुताई कम हुई, सिंचाई बिल्कुल मिनिमम हो गई, फर्टिलाइजर 0 हो गया, फंजीसाइड खत्म हो गया। अब बचा इंसेक्ट। इंसेक्ट के लिए अगर आप किसान खेत की मेड़ों पर नाना प्रकार के वृक्ष लगा दे और कहीं एक छोटा सा जलाशय बना दे, यानी पक्षी आ जाएं, तो इंसेक्ट की समस्या भी खत्म हो गई। अब बचा वीड। किसान को खेती में पशुपालन करना ही चाहिए, गाय भैंस बकरियां बैल पालने ही चाहिए। अगर उसके पास 2-3-4 जानवर हैं तो खरपतवार के साथ पहले क्या होता था? क्या पहले खरपतवार नहीं थे? पहले भी थे, लेकिन गांव के किसान जाते थे कि भाई उनके खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार है, तो पूरी की पूरी भीड़ चली गई और खरपतवार उखाड़ करके ले आए और पशुओं को खिला दिया, पशु ने दूध दे दिया, गोबर उसका फिर खेत में पहुंच गया। तो खेती एक चयन है, खेती एक व्यवस्था है प्रकृति की। उस व्यवस्था को जिंदा रखना, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें प्रकृति की व्यवस्था को जिंदा, अगर हमको धनाढ्य बनना है तो हमको प्रकृति की व्यवस्था को धनाढ्य, अगर हमको बीमार नहीं होना तो धरती को स्वस्थ। अभी क्या है? अभी तो सबके दिमाग में एक ही चीज बसती है, कागज का नोट। सबको, पूरी का पूरा सिस्टम, किसान भी चाहता है कागज का नोट, एग्रीप्रेन्योर भी चाहता है कागज का नोट, नीतियां भी चाहती हैं कागज का नोट, वैज्ञानिक भी चाहते हैं कागज का नोट, अधिकारी भी चाहता है कागज का नोट। तो रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करिहो मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ। तो सबने चूंकि नोट की, कागज के नोट की अभिलाषा की, तो कागज का नोट परमात्मा ने दे दिया। अब सबकी जेब में पड़े हैं, 1,00,000, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। उसके बाद तुमको शुगर है, तुमको बीपी है, तुमको कैंसर है, तो मरो। क्योंकि हमने कभी परमात्मा से सुख शांति समृद्धि मांगी नहीं, मैंने कभी आनंद मांगा नहीं, मैंने कभी सामाजिक समरसता मांगी नहीं। हम क्या मांगते रहे? कागज का नोट। हमारा ये भ्रम है। जो लोग कागज के नोट की तलाश में निकले ना, वो उनसे ज्यादा मूर्ख बेवकूफ कोई। मैं कागज के नोट का बिल्कुल विरोधी नहीं, लेकिन हाँ, कागज का नोट मानवता की कीमत पर, प्रकृति की बर्बादी की कीमत पर बर्दाश्त। प्रकृति मेरी हसीन रहे, प्रकृति मेरी खूबसूरत रहे, मनुष्य मनुष्य के बीच में रिश्ते अच्छे रहें, उसके बाद फिर जो कागज का नोट आएगा वो उससे मुझे आनंद मिलेगा। ठीक है ना? अब इसको प्रयोग कैसे करना है? जैसे जीवामृत को मैं हमेशा बताता हूं कि चूंकि इनके पास यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर नहीं है, ध्यान रखना। इनको मैं पहले भेज दूंगा क्रॉप को बोने के पहले। जैसे खेत में पलेवा किया या रबी में खेत कर रहा हूं, हमने इसको वर्षा ऋतु में भेज दिया एडवांस। बारिश के सीजन में जीवामृत मैंने खेत में 20 लीटर प्रति एकड़ मैंने बिखेर दिया।
बारिश के सीजन में फेंक आए अदा कदा। इसका मूवमेंट कैसे? पानी के माध्यम से मूवमेंट है। हाथ पांव तो है नहीं, चींटी तो है नहीं जो चल लेगी, ये तो पैरलेस है ना, इसके पास कोई मूवमेंट का साधन नहीं। इसका मूवमेंट केवल और केवल पानी है। 20% मॉइस्चर होगा तो ये मूवमेंट कर लेता है। तो बरसात के सीजन में तो 40 और 50% मॉइस्चर था। उस समय अगर मैंने इस जीवामृत को एक एकड़ एरिया में आधा आधा लीटर 40 जगह फेंकाए तो सब जगह फैल जाएगा। और तब से जानते हो क्या शुरू करेगा? बारिश के सीजन से ये खेत में पड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को खा करके जीवांश में बदलेगा। बारिश के समय से निगेटिव पैथोजन को खत्म करना शुरू करेगा। और जब अक्टूबर आएगा, आप चना बोना, सब्जी बोना, मटर बोना, फल लगाना। चूंकि ये चला गया था जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अक्टूबर, 4 महीने तक ये रहा पहले से एडवांस में। तो 4 महीने में इसने इतनी प्रिपरेशन कर ली थी कि अब आप अक्टूबर में हंसते मुस्कुराते चना बो देना, भिंडी लगा देना, करेला लगा देना, बैंगन लगा देना, टमाटर। भगवान कसम, विनोद कुमार सचान का वादा है, कोई भी अगर भूमि जनित बीमारी आ जाए तो बताना आप। कोई भी भूमि जनित सॉइल बोर्न बीमारी आनी नहीं है, क्योंकि उसको 4 महीने का समय मिल गया। अब रही फर्टिलाइजर की बात, न्यूट्रिशन की, तो अगर जुलाई में मैंने डाला है तो न्यूट्रिशन भी खूब है खेत में। अब मान लो कोई किसान ये बात, हमारी बात सुना सितंबर में और अक्टूबर, जुलाई में नहीं डाल पाया, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? चना, मटर, मसूर, गेहूं बोने के पहले अगर खेत में नमी है तो ये आपका बन चुका है, तो 20 लीटर जीवामृत 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद फैलाइए, उसमें 20 लीटर ये जीवामृत छिड़क दीजिए, हाथ से मिलाइए और 1 एकड़ जमीन में ऐसे ब्रॉडकास्ट करिए और पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर दीजिए। खेत में मॉइस्चर होना चाहिए, मिल जाए। तो इनको मैंने इनोकुलेट कर दिया, फिर मैंने चना बोया, ठीक है ना। तो क्या है कि इनिशियल प्रारंभ के दिनों में, क्योंकि अभी तो ये गया, अब ये कुछ बेचारा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कुछ वर्कआउट करेगा, क्योंकि ये इसमें एनपीके तो था नहीं इनिशियल स्टेज में। अभी तो चने का पौधा भी छोटा है, तो हो सकता है कि आपको प्रारंभ के दिनों में कुछ ऐसा लगे कि यार इसका कोई रिस्पांस नजर नहीं आ रहा, लग सकता है। लेकिन लेटर स्टेज में ये 15 दिन जैसे ही बीतेगा तो ये फंक्शन इतने कर देगा कि चने को अब पोषण मिलने लगेगा, क्योंकि ये तो बनाएगा ना, इसके पास नहीं है बेचारे के। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि एक कुशल गृहिणी कोई शादी करके लाया लड़के की, लड़की वाले ने कहा मेरी लड़की सब कुछ बना लेती है, ठीक है ना। अब उसको आपने आदेश दिया कि छोला भटूरा बनाओ, जाओ किचन में, 20 मिनट का टाइम है। अब वो नई बहू है, अभी तो छोला ही नहीं है वहां पर। जब उसने पूरे डब्बे खंगाले तो उसको छोला मिला नहीं कहीं, मैदा मिली नहीं कहीं, दही मिला नहीं कहीं, तो वो अभी बोल नहीं पा रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको लोग बोलने लगे उल्टा सीधा कि तुम्हारा बाप तो कहता था। ये बात समझनी है ना, यहां भी जमीन में भी। तो ये एक्चुअली एक गृहिणी है, ये गृहिणी है, ये खाना बनाएगी, लेकिन मटेरियल तो होना चाहिए और कुछ समय भी दो इसको। फिर आगे जब ये हमने मान लो किसी ने, आपने जीवामृत डाला, आपको रिस्पांस मिला तो आप संतुष्ट हो गए, वेरी गुड, अब तो मैं जीवामृत ही डाला करूंगा। अब कार्बन नहीं डाल रहे आप, तो खेत में जो कार्बन था ना, साल 2 साल 3 साल में जो भी कार्बन था वो उसने खा के खाना बना दिया तुम्हारा। अब तुम जीवामृत तो अगेन अगेन डाल रहे थे, कार्बन तो मेड नहीं कर रहे थे, तो फिर क्या होगा? फिर 3 साल के बाद कहोगे सचान साहब अब ये जीवामृत काम नहीं कर रहा है,
तो जीवामृत क्या काम करेगा जब किचन में भोजन ही नहीं है? रॉ मटेरियल क्या है? मैंने कहा धरती का रॉ मटेरियल है कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ से जीवांश बनाने की जो मैकेनिज्म है वो जीवाणु। तो ये जीवाणु अगर है तो कार्बनिक पदार्थ है, तो फिर आपको फसलों को किसी पोषण की जरूरत नहीं, फसलों में कोई बीमारी नहीं लगेगी। और क्या है साइड, और क्या लाभ मिलने वाला? देखिए, कार्बन से जब जीवांश बनेगा, जीवांश फसल में जाएगा। तो अभी हम सब लोग जानते हैं, अब आप लोग नए हो तो पुराने भोजन का स्वाद नहीं जानते, वो बात अलग की है। लेकिन हमारी उम्र 60 साल हो गई। मैंने जो माँ के हाथ की रोटी खाई है ना, वो रोटी अब कहीं दुनिया में है नहीं। था क्या, पहले मेरी सॉइल अच्छी थी, तो सॉइल जब एनर्जी देती थी क्रॉप को, चने को, मटर को, गेहूं को, जौ को, सब्जी को, अनार को, केले को, अमरूद को, तो अमरूद और केला और अनार और गेहूं और जौ और चना और मटर में एक टेस्ट वैल्यू थी। टेस्ट कैसे बनेगा? जब सामग्री पर्याप्त होंगी, सफिशिएंट बैलेंस में होंगी, तभी टेस्ट आएगा ना। तो एक टेस्ट वैल्यू थी। अगली चीज थी, उसमें पौष्टिकता थी। पौष्टिकता का मतलब है लोग 1 क्विंटल का बोरा उठा के कंधे पे रख के फेंक आते थे। अब क्या हुआ कि अब खाना तो मैं खा रहा हूं, लेकिन स्वाद, टेस्ट वैल्यू खत्म, क्योंकि जमीन में टेस्ट वैल्यू नहीं है। अगला, पौष्टिकता। जब 1% ह्यूमस होना चाहिए तो मात्र 0.3% बचा, तो पौष्टिकता की तो 70% कमी सॉइल में। इसलिए पौष्टिकता की कमी आपके भोजन में भी है, और उसी का कारण है क्या कि आप जरा मार्केट में, आप सब पढ़े लिखे हो, मार्केट से दवाएं ले लो। डॉक्टर का पर्चा कभी बनाए तो डॉक्टर के पर्चे को देखिए, क्या क्या है। जो भी टेबलेट हैं उसमें किसी में कैल्शियम मैग्नीशियम का साल्ट है, किसी में सल्फर और जिंक है। यानी हम लोग जो किसी भी में चैलेंज के साथ जिस मेडिकल स्टोर में कहो उस मेडिकल स्टोर में चलें, वहां 90% दवाएं सप्लीमेंट्री फूड के नाम पर है कि जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीज की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, कॉपर की कमी है, आयरन की कमी है। तो हमको, इंसान को ये लोहा और मैग्नीज और कॉपर और ये सब खाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सॉइल में नहीं है। अगर मेरी सॉइल रिच होती तो भगवान कसम किसी भी फसल को सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत नहीं थी, और फिर इंसान को भी सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत नहीं थी। आज तो पशुओं को भी सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत है, ठीक है ना। वेटनरी डॉक्टर से पूछो, साहब मेरी भैंसिया का दूध बहुत कम हो गया, तो मिनरल मिक्सचर बता देता है। वाई, क्यों? तो धरती सब का पालनहार कौन है? जमीन। तो जीवामृत के माध्यम से मैं केवल और केवल जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर रहा हूं। ध्यान रखें किसान, अब जीवामृत से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो इनहेंस हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उसमें कार्बन नहीं ऐड किया, यानी गोबर की खाद, फसलों के अवशेष नहीं डाले, तो जीवामृत बहुत दिन तक काम नहीं करेगा। तो इसको डालने का क्या तरीका मैंने बताया कि अगर पलेवा है तो 20 लीटर प्रति एकड़ 40 प्लेस पर आधा लीटर फेंक दो। और अगर खेत में पलेवा नहीं करनी, मॉइस्चर है, चना बोना है, तो इसको 100 किलो गोबर की खाद में मिलाइए और बिखेर दीजिए और जुताई कर दीजिए, धूप में खुला मत छोड़िए। अब हमारे लाखों किसान 10-20 रोज क्या सवाल करेंगे, सर मैंने जीवामृत बना लिया। हमने कहा ठीक है। सर वो 3 महीने हो गया। हमने कहा 3 महीने क्यों हो गया यार, वो तो 2 ही महीने में बन जाना था। तो बोला साहब वो क्या हुआ कि फिर मुझे, मेरे दिमाग में बात आई कि जब पानी लगाएंगे तब डालेंगे। मतलब गेहूं बो चुका, जब वो गेहूं बोने वाला था, गेहूं के बोने के लिए पलेवा किया था, तब भी उसका जीवामृत रेडी था, लेकिन तब नहीं डाला। अब उसके दिमाग में एक चल रहा है, स्वतः एक ज्ञान विज्ञान अपना गणित लगा रहा है, जब पानी लगाएंगे तो नाली से बहा देंगे। अब सुनना, बहुत लोग इसको ट्यूबवेल की नाली के माध्यम से इसको सोचते हैं मैं बहा दूंगा। अब देखना, एक नाली चल रही है, मैं जीवामृत ऐसे ऐसे उसमें डाल रहा हूं,
ये जीवाणु ड्रम में रहना मजबूरी है इसकी, कहीं भाग के जा नहीं सकता। लेकिन जब हमने नाली में चलाया तो नाली के पानी की गति जो है उस गति के साथ ये बढ़ा, लेकिन अब वहाँ इसका कोई शेल्टर पॉइंट नहीं है, भोजन तो नहीं है ना वहाँ, यहाँ तो चीनी थी। ये इमीडिएट क्या करेगा, 10, 15, 20, 25, 30 फुट तक जाएगा। ये इमीडिएट सर्च करेगा कहाँ है कार्बन, कहाँ है कार्बन, कार्बन का। तो ये जमीन में एंटर मारेगा, कार्बन पार्टिकल के साथ जाके एक्युमुलेट हो जाएगा। अब किसान कह रहा है साहब 200 फुट लंबा खेत है और यहाँ से टोंटी खोल दिया। ये सब लोग पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया में, जीवामृत कैसे डालेंगे, बोले खेत में ले जाना और ड्रम वहीं रखना और नाली में इसको छोड़ देना। नंबर 1 तो मैंने बताया वो जीवामृत जिन्होंने लोग बनाया था वो जीवामृत था ही नहीं। चलो मान लो था, तो नाली में छोड़ रहे हो, तो ये माइक्रो पानी, मैं फिर बोला ना, क्यों रहेगा वहां, क्यों पानी के साथ ये बहेगा? आपका गुलाम है, इसको तो भोजन की नीड है ना, इसको भी तो आश्रय स्थल चाहिए ना। तो अभी तो ड्रम में है, चीनी है, मजबूर है, नहीं भाग सकता। लेकिन जब पानी की नाली में चलेगा तो वो स्वतंत्र हो गया। पानी में चूंकि उसका कोई भोजन नहीं है तो 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट तक पानी के प्रेशर से बहेगा और जमीन में एंटर मार जाएगा और कार्बन के पार्टिकल के साथ क्लब कर जाएगा। अब आप 200 फुट पर ले जाना चाहते थे, वो गए ही नहीं। बात समझ रहे ना? तो सोशल मीडिया दरअसल क्या है, मैंने फिर बोला कि सोशल मीडिया सत्य नहीं बोलता, और सत्य तो दुनिया में कोई नहीं बोलता। चूंकि सत्य एक ऐसा कड़वा सत्य है कि सत्य से ना सत्य बोलने वाला सत्य बोलेगा तो उसकी रोजी रोटी खत्म। जैसे मैं नौकरी ना कर रहा होता, बात समझना, तो शायद फिर मैं सत्य ना बोल रहा होता, क्योंकि यहां फिर मेरी रोजी जुड़ जाती। कह रहा इतना बड़ा सत्य क्यों बोलते हो, कुछ ऐसा करो कि ये बिके। होता है, स्वभाव है। तो दुनिया में कोई सत्य नहीं बोलता, क्योंकि सत्य में कोई धंधा नहीं होता, धर्म में कोई धंधा नहीं होता, ज्ञान में कोई धंधा। धर्म और ज्ञान कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, हे माँ जगदम्बे, दुनिया में जितने भी प्राणी हों सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। लेकिन धंधा क्या कहता है कि सभी दुखी हों और सभी रोगी हों। क्योंकि जैसे एग्रीप्रेन्योर फसलों का डॉक्टर है, तो क्या सोचता है, फसल रोगी हो तब मेरा फंजीसाइड बिके। अब चिकित्सा विज्ञानों क्या कहता है, इंसान रोगी होगा तो मेरी प्रैक्टिस चलेगी। वकील क्या सोच रहा है कि भाई भाई लड़ेगा तो मेरी फाइल बनेगी। एंटायर दुनिया सब पैसे की जुगाड़ में लगी है, और पैसा ना किसी को सुख दे पाया है, ना कभी सुख दे पाएगा। पैसा तो सुख और चैन छीन लेता है। नमस्कार। अब क्या